ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताजा विशेष, और ताजा विशेष में हम बात करें इस्लामिक नाटो, हवा हवाई या हकीकत। अब तक की चर्चा से तो ऐसा ही लगता है कि यह हवा हवाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा बंटवारा है। मैंने 7 ताकतों का जो जिक्र किया उसमें भी कम से कम 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। बाकी 60-70 की बात करनी है तो अपनी जगह है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा कि वहां शिया सुन्नी भी एक बड़ा मसला है, लेकिन एक बात और भी है कि गाजा के ऊपर जो हमला हो रहा है तो वहां तो बड़ी संख्या में सुन्नी की ही संख्या है और वो मारे जा रहे हैं। तो फिर जो सुन्नी ममालिक हैं, क्योंकि ये भी एक आज के इस जो दोहा वाली बैठक हुई है उसमें एक वजह यह भी माना गया है कि जिस तरीके से गाजा के ऊपर हमला हुआ है और त्रासदी लगातार जारी है, इस पर पाकिस्तान एक तरीके से चुप है, सिर्फ निंदा प्रस्ताव लाता है। निंदा प्रस्ताव नहीं, निंदा करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तुर्की क्या कर रहा है, सिर्फ निंदा कर रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो सऊदी अरब क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। इसके अलावा देखेंगे और भी जो मुल्क हैं इस्लाम जो अरबियन कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ निंदा, कुछ नहीं कर पा रहे। तो यह भी एक वजह है कि ईरान या जो और दूसरे मुल्क हैं वो नहीं आ पा रहे खुलकर सामने कि भैया एकजुट होने के लिए तो सबको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आर के श्रीवास्तव, देखिए 1979 में जब ईरान में वहां के तेहरान के सड़कों पे जब लोग आए तो उनका एक ही मकसद था कि हम अपनी तेल को किसी को नहीं देंगे। वहां के प्रधानमंत्री को क्यों निकाला और राजा पहलवी क्यों लाया? राजा पहलवी ने कहा नहीं ठीक है, आप पहले ब्रिटेन को देते थे, अब अमेरिका को तेल दे रहे हैं। राजा पहलवी थे, लेकिन लोगों ने कहा ये तेल मेरा है। लीबिया में यही गद्दाफी, उन्होंने सब कुछ किया, उनको क्यों मार दिया गया? क्योंकि उनका तेल का पैसा वहीं के लोगों में जाता था। राइट। तो एक चीज तो ये है, सबसे पहली बात मैं आपको कह दूं कि जो धर्म के नाम पे जो सिया सुन्नी का कहानी जो चलाया हुआ है, ये डीप प्रोपेगेंडा सदियों से चलाया जा रहा है मिडिल ईस्ट में। ह्यूमैनिटी की कोई बात नहीं कर रहा, इसीलिए समाज पूरा विभक्त है। आपने कितनी सुंदर बात कही कि गाजा में जो आज 60,000 लोग मरे हैं, उनका धर्म क्या था? वो क्या प्रॉफिट के फॉलोअर नहीं थे? तो फिर लोग शांत क्यों हैं? इसलिए शांत हैं कि इन देशों में, मैक्सिमम देशों में आप देखिएगा राजतंत्र चल रहा है। वहां नाम के मार्ग पर डेमोक्रेसी है। हर एक चाहता है कि मैं और मेरे बच्चे, मेरी रानियां, मेरे ये सब बहुत, जैसे राजा पहलवी ने किया वैसे ये लोग कर रहे हैं। तो सिया सुन्नी का एक बॉगी चल रहा है, और ये बॉगी में क्या 60,000 मलाला यूसुफजाई ने, नोबेल लॉरिएट है, उसने एक किताब लिखी है आई एम मलाला। उसकी कहानी बड़ी बखूबी है, वो पाकिस्तानी लड़की है। पहले पेज पर उसने कोट किया कि जर्मन के बारे में उसने कहा कि जब वो यहूदियों के लिए आया मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं हूं, जो वो क्रिश्चियंस के लिए आया मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, जब वो मेरे लिए आए तो कोई मेरे लिए नहीं आया क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं थी। तो मलाला यूसुफजाई ने जब ये बात कही, ये बात सभी के लिए लागू है। लेकिन यहाँ पे आफ्ताब साहब, मैं आप नहीं, एक मिनट कह दूं, आप जो नाटो की बात कर रहे हैं ये सच्चाई है। हम उस माइंडसेट के साथ लड़ाई कर रहे हैं जो हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में भरा गया है कि तुम सिया हो, तुम सुन्नी हो। राइट। वो अब चीज खत्म हो रही है क्योंकि एआई का युग है, एक सोशल नेटवर्किंग का युग है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें बांटने की बात है, और नाटो की बात सच्चाई है। आज यदि थॉट प्रोसेस आ गया है, ये थॉट प्रोसेस फिलहाल तो लगता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हवा हवाई है। नहीं, ये हवा हवाई नहीं है। सवाल है, आप करेंगे नहीं है, ठीक है, अपने अपने विचार हैं। मेरा तो क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है आफ्ताब साहब, ये हो सकता है क्या फ्यूचर में? नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, कभी नहीं। हवा हवाई दिख रही है। क्योंकि देखिए अभी बहुत तेजी से डिनाइल कर रहे हैं। हाँ। वो श्रीवास्तव साहब, हाँ। 79 में इस्लामी इनकलाब आया इमाम खुमैनी के अंडर में। हाँ। तेल एक फैक्टर जरूर था, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर थे। हाँ। 1980 में जंग शुरू हुई ईरान और इराक की। हाँ। 8 साल चली, 88 तक चली। हाँ, बिल्कुल। सारी कंट्री, अरब और सारे यूरोपियन कंट्री इराक के साथ खड़ी थी, ईरान अकेला था। क्यों अकेला था? क्यों अकेला था? सिर्फ शिया और सुन्नी का मामला था, सिर्फ वही। लेकिन ये बात है ना कि मैं एक सेकंड, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज कह ले जिसको, बाकी कंट्रीज के लिए तो आप कह सकते हैं कि चलो शिया सुन्नी, लेकिन यूरोपियन कंट्री का क्या लेना शिया से और क्या लेना सुन्नी से? आफ्ताब साहब, उनको तो सिर्फ अपने बिजनेस से लेना, ये तो आप मानेंगे? एकदम पक्की बात है, सही है। उनको तो अपने बिजनेस से लेना, जो बार बार आर के श्रीवास्तव पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई अमेरिका को क्या लेना है कि शिया बच के रहे कि सुन्नी बच के रहे, उसको तो लेना है कि उसका बिजनेस कौन कराएगा। 1923 में जब डाउनफॉल हुआ, मैंने शुरू में कहा, हाँ, खिलाफत मूवमेंट को आप बहुत गहराई से पढ़िए, देखिए, तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह अरब ममालिक, ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है, किस तरह एक दूसरे के खिलाफ थे और उसका फैक्टर क्या था।
मतलब वो एक सरकारी दबदबा या हुकूमत पर बैठना, गद्दी पर बैठना, वो तो एक फैक्टर था, लेकिन उसके अलावा क्या था? खिलाफत मूवमेंट को जब आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ये आज की कहानी। और ये तुर्की आज नेटो का मेंबर है, लेकिन वो इस्लामिक नेटो की भी बात कर रहा है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले वो यमन के साथ उसका वो झगड़ा था। हाँ, वो समझौता भी हुआ है। जी, समझौता भी हुआ है। या जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है उनका, हालांकि दोनों सुन्नी हैं, क्यों है? लेकिन कहीं ना कहीं जब ईरान की बात आती है, जैसे ईरान ने बढ़कर अभी इजराइल पर हमला किया, तो आप देखा कि कितने अरब कंट्री उसके फेवर में आए, बल्कि सारे अरब कंट्री के लॉन्च पैड से जहाज उड़ते थे, रिफ्यूलिंग होती थी, और वहीं से सारा काम होता था। तो ये फैक्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आफ्ताब साहब बार बार यहां पे आने की कोशिश, आप कह रहे सही बात है कि 1923 के युग में रहा होगा वो चीज, लेकिन आज आपको लगता है कि सऊदी या जो अरब ममालिक हैं, जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो सुन्नी मुल्क हैं, वो सिर्फ इसलिए अपने लॉन्च पैड लॉन्च करने देंगे अमेरिका को या इजराइल वालों को कि भैया ये वो जो सामने वाला है यानी ईरान वो शिया मुल्क है इसलिए हमला करो? ये आपको कहीं से लगता है कि ये मतलब इसमें कुछ दम दिख रहा है, या कारण सिर्फ ये कि पावर, पैसा, वहां से अपना बिजनेस? पावर, पैसा, बिजनेस तो सबसे अहम चीज है जी। शिया सुन्नी तो मुखौटा है, मुखौटा है। ये आपसे ये जगह आ गया, यही चीज हम लोग लेके आ रहे हैं कि आज आर.के. श्रीवास्तव, लेकिन मैं आर.के. श्रीवास्तव एक बात और थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन करता हूं, मतलब दुनिया कहां से कहां बढ़ चुका है, जमाना कहां से कहां आ चुका है, लेकिन क्या आज की पॉपुलेशन को या आज की आबादी या उन मुल्कों को इस आधार पर बांट कर रखा जाएगा कि भैया आप शिया हो या सुन्नी हो इसलिए आपस में लड़ो, या वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं ये तो हम मुखौटा हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं? अब ये कि वो कहते हैं ना कि पैर अगर कीचड़ में एक है तो दूसरा भी डालना ही होगा, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है, इसलिए वो खुलकर नहीं आ पा रहे हैं जो अरबियन कंट्रीज है। सितंबर 2025 में आप बात कर रहे हैं नाटो की मिलिट्री सैन्य पावर की बात कर रहे हैं। हाँ। तो आप हमें बताइए, ईरान में जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, जो रशिया ले रही है, वो क्या सिया ड्रोन है? और तुर्की जो ड्रोन बना रहा है, जो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है, बख्तावा, वो यूक्रेन चला रही है, तो वो क्या सुन्नी ड्रोन है? नहीं मिलिट्री ताकत को पहचानिए। 632 का जो सऊदी अरेबिया था, 632 का जो अरेबियन कंट्री थी, वो कबीलों वाली थी। उनके पास चीजें नहीं थी, उनके पास डिजर्ट था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन साइंस नहीं था। आज दुनिया का सबसे बेहतरीन यदि ड्रोन कोई बनाता है मिलिट्री शक्ति में, वो आपका एक है ईरान और दूसरा आपका है तुर्की है। इसको तो आप इंक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन आफ्ताब साहब इस एक मिनट सर, आप मिसाइल की बात करें, न्यूक्लियर की बात करें। हाँ ठीक है, मैं एक बहुत संक्षेप में 5 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा आफ्ताब साहब, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से इजराइल का जुल्म बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक देश पर यह जुल्म हो रहा है, ऐसे में इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी अब वो उत्सुकता आ रही होगी, इसलिए ये चर्चा शुरू हुई है कि भैया एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये आज इनको मार रहे हैं, कल हमें भी मारेंगे। एकदम ये सच्चाई है। 2010 के अरब स्प्रिंग को आप याद कीजिए, वो क्यों खड़ा हुआ था? दरपर्दा वो अमेरिका के खिलाफ था। चलिए तो इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं, चूंकि चर्चा छोटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका, और आर.के. श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस पर चर्चा किए। ये हवाई जरूर दिखाई हो सकती है ये आइडिया भी, लेकिन आइडिया अगर आई है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है, और उन वजहों को ये ममालिक अगर समझते हैं तो मैं जहां तक आंकड़ा देख पा रहा था कि दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी शक्ति ये नाटो हो सकता है, अगर इस्लामिक कंट्रीज अगर संयुक्त सैन्य बना लेते हैं तो, यानी यूरोपियन कंट्रीज का जो नाटो इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष में इतना ही, नमस्कार।
नमस्कार, ताजा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। दोहा में करीब 60 मुस्लिम देशों की एक बैठक हुई। यह बैठक वैसे हुई थी इस बात को लेकर कि कतर पर जो हमले हुए या इजराइल का जो लगातार फिलिस्तीन पर हमला है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाए, लेकिन साथ में वहां पर एक शिगुफा यह भी आया कि इस्लामिक देशों को भी नाटो की तरह संयुक्त सैन्य शक्ति बनना चाहिए। और इसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की, मिस्र, ये ऐसे देश हैं जो आगे आए और इन्होंने हामी भरी, लेकिन इस पर बातें आगे नहीं बढ़ सकी। जिसके बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि इस्लामिक देश जो नाटो की तर्ज पर सैन्य शक्ति बनाना चाहते हैं, दरअसल उसमें कुछ दम भी है या सिर्फ ये हवा हवाई है। और सवाल यह भी है कि जब 3 प्रमुख देशों ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो बाकी देशों ने समर्थन क्यों नहीं किया। सवाल यह है कि क्या अब भी ये मुस्लिम देश अमेरिकी दबाव से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि 7 कम से कम ऐसे देश हैं जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और वो इस संयुक्त अभियान को नेतृत्व दे सकते हैं। बावजूद इसके ये आगे क्यों नहीं बढ़े, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि क्या इस्लामिक देशों के लिए जिस तरीके से इजराइल लगातार फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के और भी देशों को निशाने बना रहा है, क्या इस्लामिक देशों के लिए यह एक विकल्प है या फिर पाकिस्तान ने इसमें एक अपना रक्षा कवच तलाशने की कोशिश की है भारत के खिलाफ। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। दोहा में जुटे 60 देश पर निकला सिर्फ बयान। इजराइल गरजता रहा, मुस्लिम देश निंदा करते रहे। इस्लामिक नाटो की चर्चा, मगर राह इतनी आसान नहीं। जी हां, कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में हुई इस्लामिक समिट एक बार फिर मुस्लिम देशों की खोखली एकजुटता की मिसाल बनकर रह गई है। गाजा में इजरायली बम बरस रहे हैं, बच्चों के शवों से मलबा भरा पड़ा है और दोहा में 60 से अधिक मुस्लिम देश सिर्फ बयानबाजी और निंदा तक सीमित रह गए हैं। इस मीटिंग से कोई ठोस फैसला नहीं निकला, लेकिन एक नया आइडिया जरूर हवा में तैरने लगा है। वो है इस्लामिक नाटो, यानी पश्चिमी देशों की तर्ज पर इस्लामिक नाटो का गठन। खबरों की माने तो मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने इसका समर्थन किया है। मिस्र ने तो यहां तक कह डाला कि इस संभावित संगठन का मुख्यालय काहिरा में बन सकता है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए अमेरिका और इजराइल को ललकारा, लेकिन असली मकसद कुछ और ही नजर आया। वो मकसद था भारतीय हमलों का सुरक्षा कवच। क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो की बात कहकर कूटनीतिक चाल चल दी है, उसकी कोशिश है कि वो इस्लामिक एकता के नाम पर ऐसा संगठन खड़ा करे जो भारत के खिलाफ उसका सुरक्षात्मक कवच बन सके। भले ही उसने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ है। खबरों की माने तो इस इस्लामिक वाले नाटो के प्रस्ताव को तुर्की ने भी समर्थन दिया है। याद रहे, ये वही तुर्की है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और कई बार खुलकर बोल चुका है। हालांकि मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के समर्थन के बावजूद कोई भी संयुक्त सैन्य प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ऐसे में अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, वो ये कि ईरान और कतर जैसे देश भी जब इस सम्मेलन में मौजूद थे तो फिर कोई प्रस्ताव क्यों नहीं पारित हुआ। आखिर इतने देशों के जुटान के बावजूद कोई संयुक्त सैन्य रणनीति क्यों नहीं बनी। क्या ये डर अमेरिका का डर था या फिर मुस्लिम देशों की आपसी गुटबाजी का नतीजा। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान की इस कूटनीति को मुस्लिम देशों का भरपूर समर्थन क्यों नहीं मिला। इसकी वजह यह भी है कि जब गाजा जल रहा था तो क्या सिर्फ निंदा ही काफी था। तो पाकिस्तान ने सिर्फ निंदा की थी और ऐसे में मुस्लिम देशों के जहन में एक सवाल है कि क्या गाजा पर हमले के दौरान निंदा ही काफी था। वहीं एक और बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम देश अब भी अमेरिका और पश्चिम की मंजूरी के मोहताज है, क्योंकि इस पूरे मामले पर सऊदी अरब पूरे तौर पर खामोश रहा है। और भारत के नजरिए से एक सवाल यह भी है कि क्या इस्लामिक नाटो की बात करके पाकिस्तान भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। क्या ये एकजुटता सिर्फ कैमरों के लिए थी, जमीनी रणनीति कहाँ है।
कुल मिलाकर इस्लामिक नाटो एक विचार के रूप में भले ही गंभीर लगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ये ज्यादा एक राजनीतिक नौटंकी दिखाई दे रही है। वैसे तो 60 देश यहां पर पहुंचे थे, लेकिन 7 देशों की बात मैं अगर आपको बताऊं जल्दी से, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ईरान, यूएई, ये 7 ऐसे देश हैं जो बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, इस्लामिक एकता में अग्रणी भूमिका का कारण है, तुर्की नाटो का सदस्य है, और इसी जगह सऊदी अरब भी आर्थिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र अरब दुनिया का प्रमुख देश है, कतर है, ये तमाम देश थे, लेकिन 3 देश इसके पक्ष में थे, बाकी देश वहां मौजूद जरूर थे, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया। सबसे पहले आर के श्रीवास्तव आपसे ही चर्चा करेंगे, ये सिर्फ चर्चा भर दिख रहा है या एक पाकिस्तान ने एक पासा खेल दिया कि चलिए एक नाटो बनाते हैं हम लोग भी? देखिए, नमस्कार, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत ही सामयिक सवाल किया। यदि दुनिया के 5 बड़े इस्लामिक जिसमें पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनको यदि आप देखें तो 3 तो देश साउथ एशिया में ही हैं। 23 करोड़ पाकिस्तान में, 21 करोड़ हमारे पास और 17 करोड़ आपके बांग्लादेश के पास। इन तीनों को आप मिला लें, उसके बाद आता है इंडोनेशिया जिनके पास सबसे ज्यादा है, और उसके बाद नाइजीरिया है, राइट। तो इतने जो लोग हैं, उनकी वॉइस, उनकी आवाज, वो क्या सोच रहे हैं, ये इनका इनसे कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज पॉइंट। एक पहला चीज देखिए आप, एक बहुत बड़ी बात तो क्या जिसको हम बोलते हैं कि जो इस्लामिक परस्त लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो इतने बड़ी लोग जो यहाँ साउथ एशिया में, उनको क्या चाहिए? उसमें एक पाकिस्तान उनका एक माउथ पीस नहीं हो सकता। नंबर 2, ये पूरी जो आप बता रहे हैं, ये जो अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने इसको जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें 79 मेंबर्स हैं, जिसमें आपने 60 लोगों को बताया, राइट। लेकिन सारे सेनाध्यक्ष उसमें तो नहीं गए। अभी जो खाड़ी का जो देश जिसको हम बता रहे हैं, जिनके पास ऑयल है, ये खाड़ी के देशों में जिनके पास ऑयल है, वो लोगों में कितने लोग ने इसमें कहा? वो तो सारे के सारे अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए तो सऊदी अरब भी खामोश रहा वहां पे, एक्सेप्ट फॉर द ईरान। कोई उसमें बात नहीं। क्या ओमान पे तो हमला हो ही गया है, ओमान पे, राइट। तो अब ये दूसरी बात आ गई। तीसरी बात है इसमें देनदार और लेनदार की बात है ना। पाकिस्तान अभी बहुत जबरदस्त आर्थिक विषमताओं से गुजर रहा है। उसको किसी न किसी तरह लोगों से पैसा लेना है। उनकी हालत देखिए आप, चाइना में जाकर के, इधर जाके, उधर जाके। तो पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान नहीं, 3 लोगों ने मिलकर लगाया, वो भी अभी मध्य वाले में। उसमें इराक है, उसमें ईरान है, और तीसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को यदि हम छोड़ दें, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करें, तो इराक कहां है? ऑपरेशन कहां है? वो जो उन्होंने दिखाया था यूएन में, जनरल कॉलिन पावल ने बताया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो सद्दाम हुसैन बना रहे हैं। आज तक तो नहीं डिस्कवर हुआ। और उसके बाद जब पूरा इराक खत्म हो गया, आज तक किसी ने एक चू तक नहीं बोला, किसी ने एक शब्द तक नहीं उठाया, राइट। वो इराक जिसमें एक व्यवस्था, नई व्यवस्था लाई गई है, जिसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से अमेरिका ही चला रहा है, राइट। उसमें भी प्रॉब्लम है, कुर्दिस्तान है, उसमें शियाज हैं, सुन्नीस हैं, अलग है ना। ईरान के साथ जब इजराइल का जब युद्ध हुआ आप में, कितने लोगों ने साथ दिया एक्टिवली? इसलिए वो सारे जितने मिसाइल थे उन्हीं के बॉर्डर से उठ के आ रहे थे। ये बात ये। अब ये आ गया लेन देन वाली। एक तो जनसंख्या की बात हमने कही, दूसरी लेने देन, जो कौन किनके पास पैसा है और कौन किसके पास। मैं आपकी बातों को बहुत संक्षेप में समझा दूं अपने दर्शकों को। आर के श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन की एक बड़ी आबादी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में रहती है। उसमें पाकिस्तान को अगर छोड़ दीजिए कि वो नाटो बनने के पक्षधर है, तो इन 2 आबादी का क्या लेना देना इससे? तो एक हो गया आबादी के लिहाज से। दूसरा इन्होंने कहा कि लेनदार और देनदार किसके पक्ष में कौन खड़ा रहा, इसका जिक्र करते हुए इन्होंने इराक का जिक्र किया, इन्होंने अभी ईरान का जिक्र किया। ईरान का झगड़ा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ईरान और इजराइल में हुआ, तो ईरान के पक्ष में कितने लोग खड़े थे? कहां था तुर्की, कहां था पाकिस्तान, कहां था मिस्र, और बाकी वो जो देश, वहां से तो बाकायदा लॉन्च ही किया जा रहा था। और अमेरिका के कई लॉन्चिंग पैड जो है उसी मिडिल ईस्ट में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो अभी आर के श्रीवास्तव ने कहा। मैं जरा आफ्ताब साहब से समझना चाहूंगा, सर आपको क्या लगता है, इस्लामिक कंट्रीज क्या आज भी वहीं पर खड़े हैं कि बिना अमेरिका के कुछ नहीं हो सकता, या आज भी इनमें यह प्रतिस्पर्धा है कि ईरान कहता है मैं, और तुर्की कहता है मैं, पाकिस्तान कहता है मैं, ये इंपॉर्टेंट है? श्रीवास्तव साहब ने जहां से बात शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर उन्होंने बात रखी। लेकिन अब हम मिडिल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर अगर आए तो थोड़ा सा हम पीछे चलना पड़ेगा हमको। सेकंड वर्ल्ड वॉर
1923 में जब सरेंडर हुआ खिलाफत मूवमेंट का, तो आपने देखा कि अरब कंट्री किस तरह आपस में बटी हुई थी। शरीफ मक्का का रोल क्या था, जॉर्डन किस तरह बना, वो इजिप्ट का क्या रोल था, सऊदीया किस तरह मतलब कायम किया गया, या इराक का क्या रोल था। तो उस तारीख से अगर आप चले तो कभी भी अरब देश एक दूसरे के दोस्त नहीं रहे। और उसके बाद 1948 में जब इसराइल का वजूद हुआ, इसराइल जब कायम किया गया तो अरब सरजमीन पर कायम किया गया। 67 में एक 6 दिन की जंग भी हुई वो इसराइल और वो सारा वो देशों के साथ। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक पॉलिसी है कि अमेरिका इज इजराइल, इजराइल इज अमेरिका। तो समझिए वो इजराइल नहीं, अमेरिका वहां बैठा हुआ है। और अरब कंट्रीज की सारी दौलत, उनके सारे रिसोर्स, उनकी सारी जो भी उनके पास पूंजी है वो अमेरिका के पास गिरवी है। बगैर अमेरिका के इशारे के अरब में एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये है मतलब फैक्चुअल। अब उसके बाद फिर दुनिया आगे बढ़ती रहती है, चलता रहता है। वो आपस के ममालिक के एक दूसरे के झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन अब हम आए कैंप डेविड पर। कैंप डेविड अमेरिका में हुआ और मिस्र और इसराइल की दोस्ती करा दी गई। वहां से एक फूट डालने की, अरब में फूट डालने की एक बड़ी कोशिश थी वो। उसके बाद देखिए कि किस तरह दूसरे अरब ममालिक आस्ते आस्ते इसराइल की बल्कि अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। अब आज जो माहौल है, लेकिन हाल के दिनों में अगर आज के माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं तो ईरान तो कभी किसी जमाने में ईरान तो अमेरिका के गोद में बैठा था, लेकिन आज ईरान जो है वो अमेरिका के आंखें मिला रहा। जो हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल के साथ जब युद्ध हुआ तो ईरान ने आंखें मिलाया और सरेंडर में जो हुई बातचीत की जो पॉलिसी आई उसमें बराबरी की बातें हुई। तो अगर देश इस तरीके से बाहर निकले हैं तो फिर जो अरब ममालिक है वो क्यों नहीं निकल पा रहे? जी, पहली बात तो देखिए इस चूंकि 1 घंटे का डिस्कशन है इसलिए और नहीं, आधे घंटे का ही है। आज आधे घंटे का है। अच्छा, आधे घंटे, आज आधे घंटे का। एक सबसे बड़ा मसला जो है अरब में वो ये है कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वहां हद से ज्यादा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सारी दुनिया में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अरब ममालिक में जो है वो सबसे ज्यादा है। और ईरान चूंकि एक शिया बहुल इलाका है इसलिए, और मिलिट्री ताकत चूंकि अमेरिका उसका सरपंच रह चुका है तो उसकी अपनी एक मिलिट्री ताकत है, उसके पास अपनी आबादी भी है और बहुत बड़े मतलब वो एडवांस और सिविलाइज्ड लोग हैं। तो अरब कंट्री उस हिसाब से एक दूरी बना के रखती है। तो वो एक मजहबी एंगल भी है और दूसरा कि वो ठीक है, आपको लगता है कि वहां एक शिया सुन्नी वाला मामला है। आपने कहा कि ईरान शिया मुल्क है और चूंकि वो अमेरिका के साथ रहे हैं तो उन्होंने अपनी ताकत को इस लेवल पर लाया है कि आज वो चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले काफी दिनों से गाजा के ऊपर हमला हो रहा है लेकिन सबके सब खामोश हैं और क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इस पर आर.के. श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे कि जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो अरबियन कंट्रीज हैं उन्होंने एक तरीके से गिरवी रख रखा है, क्योंकि अमेरिका की लॉन्च पैड वहां है, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम वहां है, अमेरिका का बहुत कुछ वहां पर है अलग अलग मुल्क में। तो इस तरीके से इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि फिर सिर्फ ये शिया सुन्नी कह के होगा या कुछ और भी वजह है? ये बताएंगे आर.के. श्रीवास्तव। लौटते एक छोटा सा ब्रेक के बाद।